और आज अब हम बात कर रहे हैं भारत के टेलीकॉम इतिहास के उस दौर को जिसने एक तरफ तो देश में मोबाइल टेक्नोलॉजी की क्रांति ला दी थी, लेकिन दूसरी तरफ पूरे देश को एक अजीब से खौफ में डाल दिया। 2004 से लेकर 2018 तक पूरे भारत में भूत कॉल्स यानी घोस्ट कॉल्स का एक ऐसा माहौल बना जिसने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक लोगों की रातों की नींद हराम कर दी थी। क्या था इन कॉल्स का असली सच और क्या वाकई फोन पर भूत बात करते थे? ये कोई सुनियोजित स्कैम था? आइए समझते हैं इस पूरे घटनाक्रम को। जी हाँ, आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताने और समझाने की कोशिश करते हैं कि भारत में भूत कॉल, जी हाँ, 2004 की अगर आप बात करें तो लखनऊ का पहला भूतिया कॉल मामला सामने आया था। 2004-2005 में रेड नंबर और जानलेवा फ्रीक्वेंसी का भ्रम जो है वो देखा गया। 2006 में अखबार के नंबर से भूत से बात और बिहार का लाल कोठी मामला आया। 2006-07 में साउथ का जो वॉट्समेल भ्रम और झारखंड जीआरपी प्रैंक सामने आया। 2008 से 2012 0 और 9 डिजिट्स वाली हेल्पलाइन। वहीं 2014-2016 में व्हाट्सएप का कर्स नंबर जो 88888888। वहीं 2017 से 2018 तक वांगरी स्कैम प्रीमियम कॉल फ्रॉड जो है वो देखा गया। तो कुल मिलाकर ये जो भारत में आप समझ लीजिए कि जब 2004 के आसपास आम जनता के हाथों में मोबाइल फोन तेजी से पहुंच रहे थे, उसी समय लोगों में डिजिटल लिटरेसी की कमी थी। इसी बीच पहला मामला उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आया। अब आपको बता देते हैं कि आखिरकार कैसे धीरे धीरे ये जो पहला मामला था 2004 का, इसको आप समझिए, लखनऊ का एक्सीडेंट केस कहा जाता है इसे। स्थान था लखनऊ, उत्तर प्रदेश। घटना में कॉलेज छात्रा की सड़क दुर्घटना में दुखद मृत्यु हो गई। रहस्य क्या है कि रात 2:20 पर परिवार के लैंडलाइन पर मृत छात्रा के मोबाइल नंबर से कॉल आया। सच्चाई क्या थी? पुलिस रिकॉर्ड में मोबाइल जब्त था और फिर भी उसी नंबर से रोने और फुसफुसाने की आवाजें आई। अब इसको लेकर जो कंफ्यूजन है वो अक्सर बना हुआ था कि आखिरकार ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। कुल मिलाकर इन बातों को लेकर जो संदेह है वो लगातार बढ़ने लगा। परिवार ने परेशान होकर लैंडलाइन कटवाया तो पिता के मोबाइल पर वही कॉल्स आने लगे। ये मामला कुछ समय बाद शांत हो गया, लेकिन इसने देश भर में रहस्यमयी कॉल्स की अफवाहों की नींव रख दी। जी हाँ, यहीं से शुरुआत हुई और उसके बाद एक के बाद एक ऐसे कई सारे केस हैं जो सामने आए और हर केस ने अपने आप में काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी। अब देखिए, लाल नंबर और नसों के फटने का खौफ। लखनऊ के बाद 2004-2005 में रेड नंबर या लाल लाइट कॉल्स का खौफ दिखा। दिल्ली और पूरे उत्तर भारत में फैला अफवाह। लाल रंग के नंबर या बैकलाइट वाले कॉल को उठाने पर हाई फ्रीक्वेंसी साउंड दिमाग या कान की नस फाड़ देगा, जिससे तुरंत मौत हो जाएगी। अब तकनीकी सच क्या था? उस दौर में सस्ते चाइनीज हैंडसेट्स या कंपनी सर्विस प्रमोटर्स के कॉल आने पर इनबिल्ट डिस्प्ले के कारण स्क्रीन पर लाल रंग दिखता था। अब मेडिकल फैक्ट क्या था? आधिकारिक तौर पर ऐसे किसी मौत या नस फटने का कोई भी मेडिकल केस दर्ज नहीं हुआ, लेकिन ये जो अफवाह है वो काफी तेजी से फैली थी। और इस अफवाह के फैलने के बाद अब साल 2006 की बात कीजिए, मध्य प्रदेश के इंदौर, देवास, जबलपुर के लोकल अखबारों में बिना जांच परख के खबर छपी। खबर में दावा किया गया कि दुर्घटना में मारे गए शख्स के नष्ट हो चुके मोबाइल नंबर पर आज भी भूत कॉल उठाता है, लोगों का भविष्य बताता है। अब इस तरह की जब खबर सामने आई तो निश्चित तौर पर जो लोग हैं उनका डरना लाजमी था। अब पीड़ित नीरज यादव, 21 वर्ष, सीहोर निवासी, इंदौर में MPPSC की तैयारी कर रहा था, सिविल सर्विसेज की। प्रैंक का शिकार हो गया। किसी परिचित ने प्रैंक में नीरज का असली नंबर अखबार में छपवा दिया। अब परिणाम क्या हो गया? नीरज के पास रोजाना 250 से 300 कॉल्स आने लगे, जिसमें लोग भविष्य, कपड़ों का रंग, शादी के सवाल पूछते थे। पुलिस कार्रवाई क्या हुई? कॉल्स करने वालों को समझाकर मामला शांत कराया गया इंदौर पुलिस की तरफ से। हालांकि ऐसा प्रैंक कई बार कई भारी पड़ जाता है। मध्य प्रदेश के बाद यह अफवाह बिहार के भागलपुर और नाथनगर इलाके में पहुंची। इस बार अखबार में नंबर आने के बजाय 4 विशेष नंबरों से खुद लोगों के पास कॉल्स आने लगे। जी हां, पहले तो कॉल किया जा रहा था, अब ये कॉल खुद आने लगे। बिहार का लाल कोठी मामला। कॉल्स में क्या था ये अब आपको बता देते हैं। रात 2 से 2:30 बजे कॉल्स में रोने चीखने की आवाजें आती थी और करोड़पति बनना है तो लाल कोठी के पीछे आ जाओ का मैसेज आता था। अब लाल कोठी का सच क्या है? पूर्व में स्कूल और बाद में पोस्टमार्टम सेंटर बना भवन।
तकनीकी सच, नेटवर्क वायरस अटैक या शरारती तत्वों द्वारा लूटपाट के इरादे से फैलाया गया भ्रम। तो कुल मिलाकर ऐसे केस, ये ट्रेंड सिर्फ उत्तर भारत तक सीमित नहीं रहा। तमिलनाडु के कोयंबटूर और झारखंड के जमशेदपुर में भी ऐसी घटनाएं देखी गई। जी हां, अब आगे आपको बता देते हैं कि तमिलनाडु और झारखंड में क्या हुआ। तमिलनाडु और झारखंड का प्रैंक कल्चर जो है वो सामने आया। तमिलनाडु में साल 2006 में एक इलाके में एसटीडी बूथ के बाहर भूतिया नंबर पर बात करने के लिए लोगों की लंबी कतार लग गई। अब सच्चाई क्या था? यह नया वॉइस मेल फीचर था जिसका प्रैंक के लिए गलत इस्तेमाल हुआ। एसटीडी बूथ मालिक की भारी कमाई हुई। अब झारखंड में क्या हुआ? साल 2006 में जमशेदपुर के अखबार में भूत का नंबर बताकर जीआरपी अधिकारी सुपरिटेंडेंट प्रिया दुबे का नंबर छाप दिया गया। अब कार्रवाई की क्या हुई? पुलिस ने कॉल करने वाले युवकों को पूछताछ की तो गैर जिम्मेदाराना जर्नलिज्म का खुलासा हुआ। और इस तरह की घटनाएं 2008 से 2016 के बीच जैसे जैसे एसएमएस, इंटरनेट और व्हाट्सएप का दौर आया, बूथ कॉल्स नए तरीके से उभरे। जी हाँ, जैसा समय वैसे बूथ कॉल्स और वैसे ही अफवाहों का दौर जो है वो सामने आया। 2008 से 2012 हेल्पलाइन 10/9 या 10/0 से आने वाले कॉल्स को नर्क का नंबर कहा गया। तकनीकी सच क्या था? यह फॉरेन वेबसाइट के जरिए शुरुआती कॉल स्पूफिंग थी। वहीं 2014-2016 में व्हाट्सएप कर्स नंबर 8/8 वाले अंतर्राष्ट्रीय नंबर का खौफ। तकनीकी सच क्या था? यह किसी भी ऑपरेटर का नंबर नहीं था, बल्कि एडिटेड फोटो और व्हाट्सएप फॉरवर्ड मैसेजिंग का भ्रम था। तो कुल मिलाकर 2017-18 तक पहुंचते पहुंचते लोग भूतों के नाम पर बेवकूफ बनना बंद हो चुके थे। लेकिन तभी एंट्री हो गई वांगरी स्कैम की। इसने अंधविश्वास की एक संगठित वित्तीय अपराध में से बदल दिया। अब यह क्या था? वांगरी शब्द का अर्थ क्या है आप जानते हैं? जापानी भाषा में एक रिंग मारकर काट देना। तरीका क्या? रात 2 बजे से 3 बजे के बीच अंतरराष्ट्रीय कंट्री कोड जैसे +92 पाकिस्तान का, +375 बेलारूस, +255 तंजानिया से ऑटो डायलर सॉफ्टवेयर के जरिए बल्क कॉल करना। जाल क्या था? एक रिंग के बाद कॉल कट जाना। अब उत्सुकता में जो यूजर हैं वो बैक कॉल करेंगे और बैक कॉल करने वाले यूजर से 50 से 100 रुपए प्रति मिनट का प्रीमियम रेट चार्ज होता था। स्कैम का नेटवर्क यूरोपॉल के अनुसार क्रिमिनल्स प्रीमियम रेट नंबर प्रदाताओं के साथ रेवेन्यू शेयरिंग डील करके लाखों रुपए ठगते थे। तो 2004 से 2018 का ये पूरा घटनाक्रम वास्तव में क्या था? अगर इससे हम समझें तो ये मास हिस्टीरिया और डिजिटल ट्रांजिशन, आप कह सकते हैं इसे। मास हिस्टीरिया क्या है? बिना किसी आधार की अफवाहों को दोहराए जाने से लोगों का उसे सच मान लेना। डिजिटल साक्षरता की कमी भी थी। जी हाँ, स्पैम डिटेक्शन भी था। कॉलर आईडी और कॉल स्पूफिंग के प्रति जागरूकता ना होना। टेलीकॉम तकनीक की कमियां भी थी। शुरुआती नेटवर्क ग्लिच, क्रॉस कनेक्शन और कमजोर सुरक्षा व्यवस्था। तो कुल मिलाकर ये वो दिक्कतें थी जिसकी वजह से शायद इनको काफी लाभ भी मिला। दूरसंचार कंपनियों ने कभी भी इन कॉल्स को किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी के रूप में नहीं स्वीकार किया, बल्कि ये जो तकनीक की शुरुआती खामियां, प्रैंक्स और बाद में फाइनेंशियल स्कैम्स का मिला जुला रूप थी। भारत के डिजिटल ट्रांजिशन में ये घोस्ट कॉल एरा भी एक अनोखा अध्याय है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला सामने आया उसके बाद अब कहीं ना कहीं अब लोग काफी जागरूक भी हो गए हैं। बढ़ते आगे, हरियाणा से राज्यसभा सांसद